नमस्कार, मेरी किताब के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरी किताब आउटलुक का एक कार्यक्रम है जहां हम लेखक से संवाद करते हैं। किताब भले किसी राजनेता ने लिखी हो, अर्थशास्त्री ने या संगीतकार ने, यह एक ऐसे इंसान द्वारा लिखी जाती है जो चाहता है या चाहती हैं कि उन्हें बतौर लेखक पहचाना जाए, बुलाया जाए। तो इस एपिसोड में हम लेखक के स्वप्नों को, लेखक की अंतर्दृष्टियों को और लेखक के अंतर्विरोधों को समझने का प्रयास करते हैं। जिस किताब पर हम आज बात कर रहे हैं वह है द राइज ऑफ द बीजेपी, द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। इसको दो लोगों ने मिलकर लिखा है, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और प्रख्यात अर्थशास्त्री इला पटनायक जी। इस किताब की एक शक्ति ये है या एक खासियत ये है कि इन दोनों को-ऑथर में से एक इनसाइडर हैं जो भाजपा की पूरी अंदरूनी संरचना, कार्यप्रणाली से पूरी तरह वाकिफ़ हैं, जबकि एक आउटसाइडर हैं। तो हम जानते हैं कि किताबों की सृष्टि में इनसाइडर और आउटसाइडर का द्वंद्व या जो खेल है वो बड़ी ही दिलचस्प तनातनी या रस्साकशी या संघर्ष या संवाद पैदा करता है। तो मेरा पहला प्रश्न आप दोनों के लिए कि ये जो इनसाइडर आउटसाइडर का जो आप दोनों के बीच संवाद हुआ, हाउ इट इम्पैक्टेड द राइटिंग प्रोसेस ऑफ दिस बुक एंड हाउ इट एनरिच्ड द बुक? देखिए, कोई लेखक ना तो इनसाइडर होता है और ना आउटसाइडर होता है। मेरे पास कोई सीक्रेट सूचना थी और मैंने ला कर के दे दी, और कोई बाहरी दुनिया थी उसमें से इला जी ने ला के दे दी। मेरे को लगता है कि कई बार बुक की समीक्षा को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं कोई इनसाइडर चीज़ें पकड़ा दी, ऐसा नहीं है। हमने अपने प्रोफेशन को करते हुए भी एक विषय को चुना कि भारत की राजनीति में अगर बीजेपी आज सेंटर पार्टी बनी है तो उस पार्टी की यात्रा कैसी रही है। इसलिए ये जो व्यू है, कोई मैंने अपने व्यू लिख दिए या मैंने कुछ सुनकर के लिख दिए, ऐसे नहीं है। हमने इसमें लगभग 800 के करीब साइटेशंस दी हैं, रेफरेंस दिए हैं, और इलाजी का पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी पे एक इकोनॉमिस्ट के नाते काम करने का अनुभव है। तो गवर्नेंस के इशू को वो राइटअप लिखती रही हैं, नेशनली इंटरनेशनली लिखती रही हैं। तो ये एक तरीके से हमारा पार्टी की जो एक विषय चला है उसका रेफरेंस, गवर्नेंस का विश्लेषण और भारत की राजनीति में बीजेपी का योगदान। Would you like to say something to, because my question was that can we assume that there are at least two different views which both of you bring together? No, I don't think it's about so much about views. I think it is about how to tell a story, and what we try to put together as a story was something that people who want to know about the party, who want to understand the party, and I being one of them, try to learn from not just Bhupinder ji, who has a lot of experience being in the party for such a long time, but also from everything that's been written about it, from party resolutions, from primary material, from a lot of sources which could explain this journey. Because we felt that there was a need to convey to the interested reader what this party was about from many perspectives, rather than just one narrow perspective or another, which of course there are many books which have talked about this party, but if you look at it from different angles, so we've looked at it from the angle of organization, from its economics, from its politics, from the coalitions that it has from its history. So we've tried to look at give a multi-dimensional view, and that's what we were able to do, because he had the experience, I had the curiosity, and he's also a very, very well read scholar, so which most people don't know that aspect of him. So he was able to point us towards resources. So I think that's what was happening in the process of writing this book. We see this book as BJP's biography, which it is indeed. So there are 3 stages of mainstreaming the BJP, 3 phases. एक का आपने उल्लेख भी किया है, जब वो
जनसंघ जब जेपी आंदोलन के दौरान जब वो जुड़ती है तो पहले उसका पहला चरण है। दूसरा चरण आता है जब वीपी सिंह सरकार को भाजपा समर्थन देती है, एक तरफ भाजपा एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी है। और तीसरा चरण है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कई सारे ममता बनर्जी, जॉर्ज फर्नांडिस इत्यादि जोड़े जाते हैं। तो पीछे मुड़कर देखने पर आप इन तीनों चरणों को किस तरह देखते हैं और किसको सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं पार्टी के विकास के लिए? थैंक यू वेरी मच, यू आर सेइंग ए राइट वर्ड, इट्स ए बायोग्राफी ऑफ बीजेपी। और अगर कोई ये पूछे कि इतना बड़ा पेड़ हो गया तो इस पे फल लगने वाले दिन ज़्यादा अच्छे, जब ये बीज के रूप में था तब बढ़िया है। अगर वो बीज बनता ही नहीं और उस बीज को बनने के बाद कोई उस छोटे से पेड़ को संभालता ही नहीं तो आज ये बड़ा वृक्ष कैसे होता? तो ये एक दूसरे को सपोर्ट देने वाले, ये एक दूसरे के बेस पर यात्रा है। तो हर यात्रा का अपना एक महत्वपूर्ण होता है पड़ाव होता है। मुझे लगता है हर यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है और हर यात्रा में नई चुनौतियां हैं और उस नई चुनौतियों से पार्टी नए तरीके से निखर के आई है। क्या हम आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में किसी गठबंधन सरकार की उम्मीद कर सकते हैं कि आज अपेक्षा की जा सकती है कि ममता बनर्जी या अन्य नेता उनके साथ आ जाएंगे? तो मेरा प्रश्न ये है कि आज बीजेपी पूरी तरह से मेन स्ट्रीम है, जिस जगह खड़ी है आज ये भी नज़र आती है, लेकिन राजनीतिक स्वीकार्यता जिस तरह की हम वाजपेयी जी की सरकार के समय देखते थे उतनी नहीं है, विरोध भी बहुत अधिक है। इस आप बतौर लेखक, बतौर राजनेता नहीं, बतौर लेखक इन दो विरोधी चीज़ों को कैसे देखते हैं? नहीं, अगर आप इस बुक में देखेंगे भी तो आप हमने एक जगह इसका उल्लेख भी किया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में तो पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, फिर भी पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को साथ रखा। और हमारे जो एनडीए के सहयोगी दल है उनकी संख्या 2098 और 2004 से ज़्यादा है। और उसके बाद जब 2019 में हम 2014 से भी ज़्यादा संख्या में वो लेकर के आए सांसद 303, तब एनडीए की बैठक को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर देश में हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे आगे बढ़ना है तो हमें एक चीज़ को अडॉप्ट करना होगा, नारा नेशनल एम्बिशन और रीजनल एस्पिरेशन। और बीजेपी ने कभी उसको दरकिनार नहीं किया। आज भी हम आसाम में इतनी बड़ी संख्या में समर्थन लाए, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। पांडिचेरी में हम सहयोगी हैं, नागालैंड में हम सहयोगी हैं, त्रिपुरा में हमारे सहयोगी हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव में आपने देखा निषाद पार्टी और अपना दल हमारे सहयोगी हैं, केंद्र में हमारे सहयोगी हैं। बीजेपी कांग्रेस से इसीलिए डिफरेंट है कि बीजेपी रीजनल एस्पिरेशंस को लेकर नेशनल एम्बिशन पे चलती है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास का अर्थ ही है। Would you take this point of political acceptability of the present government is far more, you have a bigger mandate of course, but I want to use this term political acceptability. Is it more than what we had during the Vajpayee rule? So what I looked at was the data, and when I look at the vote share and I look at the vote share across the country, then I find that many more people vote for the BJP. So when they are voting for the BJP, obviously it's political acceptability. So when I look specifically whether it is in the Lok Sabha elections or in the assembly elections, both the geographical outreach in different regions and states has increased. नवंबर-दिसंबर 2003 में भाजपा 3 राज्यों को बड़े अच्छे बहुमत से जीतती है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। पार्टी के अंदर इतना आत्मविश्वास है कि जनवरी 2004 में पार्टी तय करती है कि अब हम जो लोकसभा चुनाव हैं उसको प्रीपोन कर लेंगे, पहले कर लेंगे। लेकिन 2004 में पार्टी चुनाव हार जाती है। तो ये प्रीपोन करने का डिसीजन है, अगर आप पीछे मुड़कर देखें यादव जी, तो आज उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, कई समय पर कई तरह के निर्णय लिए गए और चूंकि इसमें हमने कहा भी है कि इतना जीतने के बाद जब प्रमोद जी अटल जी के पास गए और उन्होंने कहा कि अब ये शाइनिंग इंडिया के कारण आने वाली है, तो अटल जी का वक्तव्य भी हमने कहा है कि नहीं, मुझे लगता नहीं है। लेकिन ये इस बात को भी दर्शाता है कि पार्टी में 2 जनरेशन भिन्न भिन्न विचार होते हुए जब निर्णय हो जाता है तो एक कंसेंसस के साथ चलते हैं। किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है, मुझे लगता है उस समय जो असेसमेंट था, अगर 6 महीने बाद चुनाव होते तो परिणाम कुछ और भी हो सकता था, क्योंकि
2004 के परिणाम में भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से केवल 7 ही सीटें कम थी, केवल 7 सीटों का अंतर था, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन वो एक निर्णय हुआ। उस दौर की एक बात ये भी है कि 98 से 2004 के बीच में पार्टी और सरकार के बीच में अच्छा समन्वय नहीं था, जिसका आपने उल्लेख भी किया है। और हम ये भी जानते हैं आज कि संघ और भाजपा के बीच के रिश्ते उस समय बहुत उतने मधुर नहीं थे जैसे हम आज हैं। तो थोड़ा और ऐसा और कुछ हमें बताइए कि मैंने ये नहीं लिखा है कि उस समय ऐसा समन्वय नहीं था। अगर आप मेरी पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमने लिखा कि 5 साल में लगातार पार्टी को अध्यक्ष बदलने पड़े। पहले बंगारू जी आए, फिर कुशाभाऊ जी आए, फिर जना कृष्णामूर्ति जी आए, और फिर पार्टी एक नौजवान उस समय जो थे वेंकैया नायडू जी, जो संगठन के बहुत अनुभवी थे, पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव रहे हुए थे, जिनके नेतृत्व में काफ़ी काम किया, उनको लेकर आया गया। तो जो एक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के लिए लंबा समय चाहिए था, वैसा उस समय ऑर्गेनाइजेशनली एक्सपेंशन का विषय समय नहीं मिला। ये निश्चित रूप से हमने लिखा। इसके बाद आता है 2004 के बाद 2009 का चुनाव। इसमें भी पार्टी को हार मिलती है, कांग्रेस फिर से आ जाती है। और यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात वहाँ इंगित कर रहे हैं कि वन ऑफ द रीजंस एट्रीब्यूटेड टू द डिफीट वाज दैट मैनी बीजेपी लीडर्स हैड अबैंडन्ड हिंदुत्व टू अपीयर लिबरल। तो वो कौन से नेता थे जिन्होंने हिंदुत्व को त्याग कर जो लिबरल होना चाह रहे थे? ऐसा है, उस समय कई तरह की बहस चली, कई तरह के सेकुलरिज्म के विषयों को लेकर के भी बार बार विषय उठे। और एक ऐसा था कि देश में अडवाणी जी के नेतृत्व में एक कल्चरल नेशनलिज्म को लेकर के पार्टी चली थी। उस कल्चरल नेशनलिज्म में कुल मिलाकर के किसी का विरोध नहीं था, पर एक नेशन प्राइड का विषय था। और पार्टी को उस समय लगता भी था, क्योंकि मनमोहन सिंह जी की सरकार पे कई तरह के आरोप लगे थे कि भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा हो सकता है। तो कुछ विषय कभी कभी पार्टी के भी समय में ऐसा होता है कि डाइल्यूशन ऊपर नीचे होता रहता है। सर, मैं जानना चाह रहा था वो नेता कौन थे, कि वुड यू लाइक टू से कौन लोग थे जिन्होंने हिंदुत्व को छोड़कर लिबरल होना चाह रहे थे? लिबरल होना नहीं चाहते उस समय सुधींद्र कुलकर्णी वगैरह, कई ऐसे विषय थे जो अलग अलग तरीके से लिखा करते थे, जो पार्टी के रूप में पहचाने जाते थे। तो उस समय के जो सारे विषय थे वो हमने पुस्तक में विस्तार रूप से लिखे। हिंदुत्व से पार्टी दूर जा रही थी। 2009 से 2014 के बीच में 13 में खासकर हिंदुत्व फिर से लौटी, मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया गया और फिर से पार्टी फर्मली हिंदुत्व पर आ गई। तो क्या हम इसको हिंदुत्व की जीत मानेंगे? 2014 में जो नारा दिया एक भारत श्रेष्ठ भारत का था, और एक भारत श्रेष्ठ भारत सिंगल नहीं होता है, उसमें लोगों का डिग्निफाइड जीवन होता है। मैंने आपको कहा है कि 2014 की परिस्थिति में जो पॉलिसी पैरालिसिस था, 2000 की परिस्थिति में जो करप्शन था, लोग गवर्नेंस के एक सशक्त मॉडल को लाना चाहते थे, एक पॉलिसी को लाना चाहते थे और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते थे। उसके लिए लोगों ने मैंडेट दिया। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत को कुछ लिबरल लोग अगर अलग अलग तरीके से प्रतिपादित करें तो वो करें, लेकिन हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत में मानते हैं कि इसका अर्थ है गरीबी के साथ भी लड़ाई हो, देश का आत्मसम्मान भी बहाल हो, देश के सांस्कृतिक गौरव को भी आगे बढ़ाया जाए और भारत दुनिया में एक बड़े देश के रूप में उभरे। और इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत से ये यात्रा बढ़कर आज आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रही है। तो हम तो 1950 से लेकर अभी तक ना अपनी विचारधारा से डाइल्यूट हुए, ना अपने विचारधारा में किसी प्रकार की हमने किसी को छुपाने की बात करी। हाँ, हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने समर्थन दे करके इस विचार को आगे बढ़ाया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। When I read the book, I found that the temple movement is not given adequate space. For instance, while it is firmly mentioned that during the 80s and the 90s, several affiliated organizations of the RSS like Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad etc., they expanded, but the underlying sentiment was of the Ram Temple movement. That somehow has not found enough space in the pages of the book. I think this is the question most related with me, because temple movement is not an economic question, it's a pure political question which is raised by you. This is the only book where you get the reference the history of the temple movement from 1532 onward. This is the book where you get the reference of the all legal petitions even from 1865. So I think the correct and appropriate version of the temple movement, their historicity, their legal battle, sufficiently described in the book. Sir, my question was that the contribution of the temple movement in the making of the BJP post 80s, the description of the facts are there, how the locks were opened, etc. That is there. I mean, the historicity is there.
नहीं, not locks open. I mean the historicity is there. द कंप्लीट थिंग इज़ देयर. देखिए, आप अगर ये कहना चाहते हैं बीजेपी के लिए, यही तो बीजेपी का और बाकी लोगों का अंतर है. बाकी लोगों के लिए सारा विषय वोट बैंक का विषय, और हमारा ये विषय देश के गौरव का विषय है. हमने हमेशा ये कहा है, हमने कभी छुपाया नहीं है, और देश के गौरव को लेकर के हम आगे बढ़े. सर, आप सभी वर्गों की बात करते हैं, इसमें मुसलमान की जगह कहाँ है? आप देखें कि जब पार्टी के शीर्षस्थ नेता टोपी वाले गुंडे, जालीदार टोपी वाले गुंडे इत्यादि बात करते हैं, या सी और 20 की लड़ाई की बात करते हैं, या अभी हालिया आरएसएस का रेजोल्यूशन आता है जहाँ ये चिंता जताई जा रही है कि मुसलमानों का सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व, तो सबका साथ सबका विकास कहाँ जा रहा है फिर वो? सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के कारण पहचानी जाती है, सरकार अपनी दिशा और संकल्प के कारण पहचानी जाती है. भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रस्ताव उठा करके दिखा दीजिए जिसमें किसी प्रकार की द्वेष, घृणा या किसी भी प्रकार के किसी भी एक वर्ग की बात करी हो. भारतीय जनता पार्टी के सभी रेजोल्यूशन भारतीय जनता पार्टी की दिशा, राजनीति और विचार को दर्शाते हैं, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुतायत में महिलाओं का समर्थन मिला है. और आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं के सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिला? सर, मैं मुसलमानों का आपकी पार्टी में या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूँ. मैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, हमने मोहसिन रजा को मंत्री बना के रखा, और नकवी जी भी हैं और शहनवाज जी भी हैं. उत्तर प्रदेश में कितने एमएलए हैं आपके मुस्लिम? जब अभी हमारी पार्टी से अगर जीतने की संभावना होगी तो देंगे. आप वो वातावरण बता देना कि यहाँ पे जीत सकते हैं, टिकट दे देंगे. आपने अपनी किताब में भी लिखा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए देश को. वो ये भी कहते थे कि लोकतंत्र के लिए अगर एक अच्छा अपोजिशन नहीं होगा तो वो एक पार्टी के रूल में बदल जाएगा. इसमें आपने कोट भी किया है कि वन ऑफ द चीफ रीजंस फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिक्टेटरशिप इन कांग्रेस रूल is the absence of well organized opposition parties. I am not agree that it is operating like Congress operating in 1950. If you read that book, in 1950 there was the first decision of Jawaharlal Nehru after the death of Sardar Patel to got the resignation of Purushottam Das Tandon. And party that time Congress was not remaining the same Congress, it was converted into the dynasty. We are not a dynastic party. वी आर डेमोक्रेटिक पार्टी. और आप हमारा अगर एपिलॉग भी अगर पढ़ेंगे तो उसमें हमने लिखा है कि देश से डायनेस्टी को समाप्त करना, डेमोक्रेटिक वैल्यू के आधार पर चलना, डेमोक्रेटिक मूल्यों के आधार पर पार्टी का निर्माण करना, देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करना. तो हम कोई कांग्रेस की तरह ऑपरेट नहीं कर रहे. और कांग्रेस ख़त्म हुई है तो अपने डायनेस्टिक रूल के कारण ख़त्म हुई है, डेमोक्रेसी के कारण ख़त्म नहीं हुई है. डू यू सी देयर इज़ अ वायबल ऑपोजिशन एट द सेंट्रल लेवल फॉर द बीजेपी राइट नाउ? That is something that the parties who are trying to grow have to grow up and provide. So it is not that nobody is trying, and they have to succeed. I don't think it is ever the responsibility of the party, in the central party in power, to be the viable opposition. But I am certainly seeing new parties emerge, and today they might be at the regional level. You've seen in many regions there are parties that have won, and whether they emerge at the regional level, whether they go out and expand in other states is up to them. After all, the BJP was also earlier accused of being a party limited to a certain region, but the party grew, expanded, it did an outreach to different regions, and so that's something that's up to them, and they have to do it. It's their responsibility. Since 2014 the BJP has grown into a massive numbers. They have more than I think 10 crores party members right now, as well as a well-oiled election machinery. How do you think this was achieved in just a span of a couple of years? Well, the government we've described a large number of measures that helped improve the standard of living of the people. A large number of measures. So, first of all, it was how to take the programs that existed but make them actually reach people, get rid of the bulk of the leakages that were happening, which were not just small. It's not that 15% was the leakage and 85% was reaching. I mean, the Prime Minister Rajiv Gandhi then admitted that 85% was leaking. So the first thing was to do better governance.
The second thing was a large number of new programs that helped to improve the standard of living of the people. Look at the gas Ujjwala. These were things that made people connect to the party, because these were all across the country, in all districts, and there were certain which were lagging behind, which were the aspirational districts. ऐसी क्या चीज़ें भाजपा की जीवनी में जो अमूमन लोगों की निगाह से छुपी रह जाती हैं? बीजेपी के कार्यकर्ताओं का डेडिकेशन, बीजेपी में काम करने की टीम की पद्धति, बीजेपी में डिसीजन को सामूहिक तरीके से लेना, बीजेपी में सभी सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, बीजेपी के द्वारा मॉरल बेस्ड राजनीति को आगे बढ़ाना और बीजेपी का द्वारा गवर्नेंस को राजनीति का कोर इशू बनाना और नॉन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करते हुए समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाना, ये बीजेपी का असली चेहरा है जो कई बार लोग भूल जाते हैं। Ideas and plans emanate from a set of personalities around the Prime Minister and in the Prime Minister's office. कि सारे जो विचार और योजनाएं हैं वो कुछ ही लोगों के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री कार्यालय में वहाँ से उपजती हैं। तो सेंट्रलाइजेशन तो बहुत हो रहा है इस सरकार में। ऐसा नहीं है। बीजेपी की पार्टी के निर्णयों को हमने इस पुस्तक में भी लिखा है कि प्रधानमंत्री जी कितना लोकतांत्रिक पार्टी को महत्व देते हैं कि बीजेपी के जितने भी पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय हुए हैं प्रधानमंत्री जी स्वयं पार्टी कार्यालय जाते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि पार्टी के संगठन के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में पार्टी के सबसे बड़े नेता भी न केवल पार्टिसिपेशन करते हैं, वो पार्टी के ही डेमोक्रेटिक विषयों को आगे बढ़ाते हैं। Do you see any, as an economist, any over centralization in a certain set of people in the PMO? So I, for the purpose of writing this book, went through all the economic resolutions of the BJP, every single one of them, and the Jansangh, so right from 1950 onwards. And what we do present also in the book, we put each one of those in footnotes, is that you can trace what is being done back to what was said in 1950 to till today. So my attempt was to look at that. If we look at what is the government doing now, is it because this is what the party believes in, or is it as you know, this accusation is a bunch of random people making random proposals and, you know, some coterie which goes through. When you find that almost everything gets traced back to the party and its resolutions, I think what you understand is that this is what the party was trying to achieve. Now, whether when it is in power, most of us are not privy to the internal discussions that might or might not happen, but when you see that it is that the government that comes in is implementing the resolutions of the party which it has been trying historically, the things that it has been trying historically to do, then I think that this is a false accusation. You write in this book the efforts made by Prime Minister Modi to strengthen federalism. But in the last few years, a range of chief ministers have been accusing the government of combative federalism. So I think the most important thing to look at, being an economist, I can say this, is money, right? Now, when you look at money and who has the power over taxing and resources, then by creating GST and giving states the power to tax resources rather than that the earlier system where you had to go to the planning commission and states had to go beg for money, then just this is the biggest transfer of power, financial power, that you see, which I would call cooperative federalism. Not that, oh, this one is accusing of this and that one is accusing of that. That, I mean, yeah, you know, for media it makes good news. During the pandemic, many states did not receive their due. So if you look, you fill your GST invoices. When you fill a GST invoice, I'm sure you do that, you pay to the state government directly. So there was this compensation issue, which also I think should not, which was, you know, promised very generously, but let's put that aside. But the fundamental change that was made
giving states the power to tax services, which was brought in through a constitutional amendment, and then sharing the tax base, the entire country's tax base between the center and the states. So when you say 9% goes to the center and 9% goes to the states, the money goes directly to the states. You are actually giving states more power than they've ever had in this country with this one reform. Second, the Planning Commission. The Planning Commission had become a body to which state chief ministers would go like with a begging bowl. We've described some of that in the book as well, and they would be asking for resources as if it was somebody else's money. It is not. I mean, this money is generated in the country and it belongs to the states, because it's not as if the center is somebody different. So the power structure that had been created with the Planning Commission was dismantled. It was one of the dismantling of the Planning Commission was one of the first things that was done after 2014. I think money is what you should look at rather than statements made by various chiefs. आर्टिकल 356 लगा हुआ है, उस राज्य से पूछा नहीं जाता है और उस राज्य को केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। क्या ये फेडरल प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है? पूरा संवैधानिक दायरे के अंतर्गत, पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है और पूरे देश के संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हुआ है। और कश्मीर की क्या स्थिति है, आपको कश्मीर फाइल्स देख के नज़र आएगी। जो कांग्रेस ने कश्मीर को रुइन किया, जो कांग्रेस ने कश्मीर के साथ अत्याचार किया, जो कांग्रेस के समय में कश्मीर से लोगों का पलायन हुआ, आज तो कश्मीर देश के विकास की मुख्य धारा बन गया। अच्छा, मैं आखिरी प्रश्न पूछूंगा अब कि इस किताब का भाग 2 क्या हो सकता है, क्या हो सकेगा? अभी 2019 तक है, अगर भाग 2 होगा तो 2019 से 24 होगा। जो इतिहास का सच है वो लिख देंगे, जैसे इसमें सारा सच लिखा है ऐसे उसमें लिख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र यादव जी, इला पटनायक जी, और आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताइएगा। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।